दोस्तों, आज पेश है अनोखा भाग्य। ये एक और चित्र है। कपिल वस्तु के राजा सत्यसेन की परीक्षा लेने के लिए कांची नरेश ज्वाला सिंह ने उससे 10 वर्ष के लिए कपिल वस्तु का राज्य मांग बैठे। तो आप 10 वर्ष के लिए मुझे मुझे कपिल वस्तु का राज्य देने के लिए तैयार हैं? हाँ राजन, आज से 10 वर्ष के लिए कपिल वस्तु का राज्य तुम्हारा अधिकार। कपिल वस्तु राज्य में ज्वाला सिंह को सौंप कर राजा सत्यसेन अपनी महारानी दुर्गा व दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़े। चलते चलते दीनपुर राज्य में पहुंचे, जहां वहां सराय के मालिक उससे बोला, तुम चाहो तो मेरी सराय में नौकरी कर सकते हो। नेकी और पूछ पूछ मुझे जल्दी बताओ, मुझे क्या काम करना होगा? मुझे मंजूर है। तुम्हें जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लानी होंगी। तुम्हारी पत्नी सराय में रहने वाले मुसाफिरों का भोजन बनाने पड़ेगा। और सत्यसेन वहां रहकर सराय की नौकरी करने लगा। एक दिन सत्यसेन लकड़ी काटने के लिए गया हुआ था। केशव नामक एक व्यापारी सराय को आकर रुका। उसकी दृष्टि दुर्गा पर पड़ी। यह स्त्री यदि अपनी पत्नी बना लूँ तो लोग मुझे मेरे भाग्य पर ईर्ष्या करेंगे। मुझे सराय के मालिक की इस स्त्री के बारे में बातचीत करनी चाहिए। सराय के मालिक को स्वर्ण मुद्राएं का लालच देकर केशव दुर्गा जबरदस्ती अपने साथ ले गया और जाते जाते धीरसेन को घायल कर गया। घायल होने से धीरसेन की सिमरती चली गई। इस प्रकार परिस्थिति से गिरकर समरसेन महारानी दुर्गा को खो बैठे और दुखी होकर सत्यसेन अपनी दोनों पुत्रों को लेकर वहां से चल पड़ा। नदी के तट पर पहुंचा। नदी में तूफान है। दोनों बच्चों के साथ साथ लेकर नदी इस प्रकार पार कर पाऊंगा? मुझे बारी बारी से इन दोनों बच्चों को नदी पार करवानी चाहिए। पहले धीरसेन कंधे पर बैठाकर पहले धीरसेन को कंधे पर बैठाकर नदी के उस पार छोड़कर आया और वीरसेन को लेने के लिए फिर से नदी में उतर गया। वह जैसे ही बीच धारा में पहुंचा, नदी यह क्या एकाएक ऊंची लहरें उठने लगी। इन लहरों का मैं सामना कर पाऊंगा? और पानी का जबरदस्त ऊंची लहर उठी और उसे भाग कर लिए कोर ले गई। और यह देखकर नन्ना वीरसेन रोने लगा और तट के दूसरी ओर धीरसेन बैठा हुआ। कुछ देर बाद वहां एक धोबन आए। बेटे, तुम कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। और एक हवाला आदमी मुझे नदी की इस ओर छोड़कर चला गया। तभी धीरसेन की दृष्टि तट पर दूसरी ओर बैठे वीरसेन पर पड़ी। वह दोनों को भाइयों को पुत्र बनाने कर अपने घर ले आया और कुछ देर देर तक नदी के तट पर बेहोश रहने के पश्चात सत्यसेन को होश आई। मैंने अपने बेटों को नदी के तट पर बैठा कर आया था। मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे उन दोनों को सिर ढूंढना चाहिए। वह जल्दी ही नदी स्थान पर पहुंचा जहाँ उसने अपने पुत्र को छोड़ा था। यहाँ तो दोनों में से कोई नहीं है। लगता है धीरसेन वीरसेन नदी के भेंट चढ़ गए हैं और इसी बड़ी दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? राजा गिरता पड़ता राजन सुजानगढ़ राज्य में पहुंचा। ओह अरे, यह क्या! इस नगर के लोग मुंह लटकाए हुए कहाँ जा रहे हैं? लोग के पूछने पर राजा की मृत्यु हो गई है। कुछ देर बाद राजा चंद्रसेन ने अर्थी राजमहल से बाहर निकली गई और सत्यसेन अर्थी को कंधा देने लगा। लगता है यह आदमी परदेसी है। मुझे चलकर इस आदमी से पूछताछ करनी चाहिए। सुनकर तब सुजानगढ़ के प्रथा के अनुसार सत्यसेन को सुजानगढ़ का नया राजा बना दिया गया। इससे 50 समर्थी बिना शक सौरभ पिता
पिलाकर उसकी स्मृति लुप्त कर दी गई और नया नाम कमलकांत रख दिया गया। और एक दिन महाराज, बिना नारी के पुरुष अधूरा रहता है। अब आप सुजानगढ़ के राजा हैं, आपने सिर्फ ही विवाह कर लेना चाहिए, जैसा आप आज्ञा राजगुरु। और उधर जैसे ही दुर्गा को होश आया, दुर्गा अब तुम मेरे चुंगल में हो, यहाँ से तुम बताने वाला कोई नहीं आएगा, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। मैं तेरी यह इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। कभी ने तेरी पत्नी बनने से अच्छे तड़प तड़प कर मरना मंजूर है। और तब केशव ने विवश होकर दुर्गा को जहाज के एक कमरे में कैद कर लिया और उससे फूटा फूटा सामान भरा रहता था। इधर धीरसेन और वीरसेन धोबन धोबी के काम में उसका हाथ बटाने लगे। एक दिन जब वह कपड़े धोने नदी में गए थे तो वीरसेन ने एक कस्तूरी मिला। वह उसे लेकर धीरसेन के पास पहुंचा। भैया जरा देखना, यह क्या चीज़ है, मुझे पेड़ के पास पड़ी मिली है, दिखाना। वीरसेन कस्तूरी को लेकर धीरसेन को अपनी नाक पर लगाई और उसकी खोई से मूर्ति वापस लौट आई। और इधर सिरदी दिनगढ़ के राजा की राजकुमारी तारामती के साथ राजा सत्यसेन का विवाह संपन्न हो गया। एक दिन धोबी, हमारे नए राजा कमलकांत का विवाह हुआ है। आज वे अपनी नई रानी के साथ सुजानगढ़ की प्रजा के दर्शन देने वाली है, हमें भी चलकर उसे दर्शन कर लेने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, ऐसा ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं आता। जब वे चारों भीड़ से निकले और निकलते हुए सिंहासन के समीप पहुंचे। अरे यह क्या, सिंहासन पर तो हमारे पिताजी महाराजा बैठे हैं। हाँ भैया। और धीरसेन ने धोबिन को सारी बात विस्तार से कह सुनाई। और सारी बात जानकर, ऐसी बात है तो तुम यह फूलों का गुलदस्ता भेंट कर देने के लिए महाराजा कमलकांत के पास पहुंचो। यदि ये तुम्हारे पिताजी सत्यसेन होते हो तो वे अवश्य पहचान जाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे मुझे ऐसा ही करना चाहिए। और इस घटना की विस्तृत जानकारी के लिए तेरे खेल निराले व लगे ठोकर किस्मत को पढ़ना न भूलें। और धीरसेन धोबी फूलों का गुलछा दिया और कमलसेन के पास पहुंचा। लीजिए महाराज, मेरी ओर से विवाह की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। कमलकांत ने धीरसेन से फूल लिए। तत्पश्चात, बेटा तुम कौन हो, तुम अपने माता पिता के साथ यहाँ आए हो? यह सुनकर धीरसेन चौंका। तो क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मैंने तुम्हें आज पहली प्रथम बार देखा बेटे। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज, आप अपने पुत्र को नहीं भूल गए? धीरसेन का कथन सुनकर राजा सन्नाटे में छा गया और कमलकांत ने उसे परेशान होते हुए कहा, बेटा तुम्हें भ्रम हुआ है, मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ, न ही मेरा कोई पुत्र है। यह सुनते ही धीरसेन तलपक कर वापस गया और तेजी से भागता हुआ वीरसेन के पास पहुंचा। चल वीरसेन, तू भी पिताजी से मिल। सुजानगढ़ के राजा बनने से इसकी आंखों पर सुख का ऐश्वर्य छा गया है, इसलिए हमें पहचानने से इनकार कर रही है। धीरसेन अपने छोटे भाई के साथ लेकर कमलकांत के सम्मुख प्रकट हुआ। महाराज, मुझे नहीं तो कम से कम अपने छोटे पुत्र वीरसेन को पहचानते होगे। इस अर्गन बकरी हो, तुम होश में नहीं हो। कमलकांत को क्रोध में देख धोबिन भयभीत हो गए। महाराज क्रोधित न हो, अब धीरसेन की खैर नहीं। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जबकि धीरसेन ने कमलकांत को कथन से व्यंग्यपूर्वक कहा, यह आपका कसूर नहीं है महाराज, आप पर इस समय सत्ता का नशा चढ़ा चुका है, इसलिए आप मुझे लेकिन मुझ पर यह सोच समझ कर ही दुख लेकिन मुझे यह सोच कर ही दुख हो रहा है कि सत्यवादी राजा आज एक इस प्रकार सत्ता के मद में चूर होकर अपनी संतान को पहचानने से इनकार कर रहा है। धिक्कार है ऐसे पिता पर। यह सुनकर कमलकांत आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, इस सैनिकों इस छोकरे को पकड़ लो और इसे कारागार में डाल दो। यह देख धोबिन बिलखता हुआ कमलकांत के पैरों में गिर पड़ा। दुआई हो महाराज, दुआई, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, यह नादान है। ये दोनों लड़के तुम्हारे हैं?
जी महाराज, तुम्हारा बड़ा लड़का बड़ा ही उद्दंड है इसे बड़ों से बातों करने की तमीज नहीं है। धोबी ने सरासर झूठ बोला। महाराज, ये मेरा बड़ा लड़का पागल है। इस पागलपन में ये अपने आप को सब कहता है। कृपया आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसकी कोई गलती हो तो माफ़ी मांगता हूँ। ओह, तो यह बात है, लड़का पागल है। महाराज, ये दोनों मेरे बुढ़ापे के सहारा है। कृपा करके मुझसे न छीनिए। तुम्हें यह बताकर अच्छा किया तुम्हारा लड़का पागल है, वरना हम इसे कड़ी सजा देते। जाओ, इसे हम तुम्हारे पुत्र को छोड़ते हैं। इतना कहकर मकवान शांति को लड़के को छोड़ने देने का इशारा किया। अगले पल वो दोनों लड़कों को सीने से लगा लिया। महाराज की जय हो। महाराज, आप बड़े दयालु हैं। और धीरसेन और वीरसेन के साथ धोबन धोबिन राजमहल से चले गई। और घर पहुंचकर धोबा धोबिन के गुमसुम सा बैठा रह गया। इस तरह देख बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम भ्रम हुआ है। महाराज, राजा तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं? पिताजी, आप अब भी यही सोच रहे हैं कि मुझे भ्रम हुआ है। मैं भी यही कहूँगा कि वे मेरे पिता सत्यसेन हैं। लेकिन फिर भी तुमने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? माँ, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, हमारे भाग्य खराब है। तभी जो अपने देश को दर बदर को ठोकर खा हम यहाँ पहुँचे हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता हमसे आंखें चुरा ली तो ठीक ही किया। धीरसेन ने बार बार कथन पर धोबिन ने विश्वास आ गया कि वह सत्य कह रहा है। कैसा निष्ठुर बाप है। सत्यसेन राजा बनने के दूसरा विवाह कर लिया और अपने बिछड़े हुए पुत्रों को पहचानने से इनकार कर दिया। बेटा धीरसेन ने तुम्हें मन दुखी करने की कोई आवश्यकता नहीं। भूल जाओ सत्यसेन को, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। और मंत्री राजगुरु मन करना कर रहे थे। राजगुरु, आज दरबार में राजा सत्यसेन के लड़के को देखकर मैं चिंता में पड़ गया हूँ। इसमें चिंता होने की क्या बात है महाराज? कहीं वे दोनों लड़के पुनः उपद्रव न खड़ा कर दे। महामंत्री जी, तुम व्यर्थ में घबरा रहे हो। आइंदा लड़के तो क्या क्या कर सकते हैं? महाराज कमल सेन उन्हें भूल ही चुके हैं। अब उनकी स्मृति पुनः वापस लौटना संभव है। आप सलाह दे तो उन दोनों लड़कों को मौत की घाट उतार दूं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो महामंत्री, तो उचित रहेगा। व्यर्थ ही इस बात को तुल दे रहे हो। ठीक है राजगुरु, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। और केशव जहाज एक दिन द्वीप के किनारे रुका। रामू, मैं व्यापार करने हेतु इस द्वीप पर जा रहा हूँ। तुम जहाज पर रुक कर दुर्गा पर नजर रखना। ठीक है मालिक। याद रखना, दुर्गा कर नौकरानी का पूरा काम लेना। बदले में रूखी सूखी रोटियां खाने को देती नहीं है। ऐसा ही होगा मालिक। रामू को आज्ञा देकर केशव द्वीप पर उतर गया। उसके जाति रामू दुर्गा के पास पहुंचा। दुर्गा, बहुत आराम कर लिया, चल उठकर जहाज पर झाड़ू लगा, वरना आज खाने को के लिए रोटियां नहीं मिलेगी। दुर्गा कुछ नहीं कहा और झाड़ू उठाकर चुपचाप काम में लग गई। और कई दिन व्यापार करने के पश्चात केशव अपने जहाज पर लौटा। देख दुर्गा, मैं तुम्हारे दीप से कितना सुंदर हार लेकर आया हूँ, इसे गले में पहना दूँ। नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए ये नौलखा हार। जा इसे कूड़े में डाल दें। इसका मतलब अभी भी तेरा दिमाग ठीक नहीं हुआ। केशव तुरंत ही रामू को बुलाया और उससे आज्ञा दी। रामू, दुर्गा को 5 दिन के लिए खाने को कुछ नहीं देना। मैं इसे देखता हूँ कि इसका घमंड कब तक टूटता। अच्छा मालिक। और इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। समय अवधि समाप्त होने के कारण राजा ज्वाला सिंह आतुरता से सत्यसेन और कपिल वस्तु आने की राह देख रहे थे। एक दिन, महामंत्री जी, अगर 10 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, पता नहीं राजा सत्यसेन के परिवार के साथ कपिल वस्तु क्यों नहीं लौटे? महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तो चिंतित हूँ महाराज, सत्यसेन वापस क्यों नहीं लौटे? इधर कांची प्रदेश में हमारा छोटा भाई करण सिंह है। हमें बुलाने के लिए कई बार दूत द्वारा
संदेश भेज चुका है, हमें धर्म संकट में है कि ऐसे समय में हम क्या करें। राजा सत्यसेन कपूर वस्तु का राज सौंपे बिना हम यहाँ से जा नहीं सकते। इधर हम काशी प्रदेश जाकर अपने राज्य की देखभाल करनी है। महाराज, मुझे लगता है राजा सत्यसेन जरूर किसी विपत्ति में फंस गए होंगे, तभी अभी तक नहीं लौटे। उधर राजा कमलकांत सुजानगढ़ के राजकाज सुचारू रूप से चला रहे थे। रानी तारामती से उन्होंने गिरजा गिरजाकांत नामक एक पुत्र का उत्पन्न हुआ। महारानी तारा, हमने हमने अपने भाग्य पर बड़ा गर्व है। न जाने हम क्या पुण्य प्राप्त किए हैं कि हमें आप जैसी गुणवंती पत्नी मिली है और युवराज गिरजा कांत जैसा पुत्र। भगवान हमारे परिवार को इसी तरह दया दृष्टि बनाए रखे, बस यही कामना है मेरी। उधर धीरसेन वीरसेन बड़े हो गए थे और वे धोबिन के साथ अपने माता पिता मानते और कार्य में हाथ बटाने एक दिन बेटे, लगता है दूर नदी में कोई जहाज इधर आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। और कुछ देर बाद वह जहाज तट पर रुक चुका था, जहाँ जहाँ जहाज केशव का था। केशव जहाज से उतरा और उसके पास पहुंचा। भाई, यह कौन सा स्थान है? यह आप सुजानगढ़ की सीमा में खड़े हैं। सुनो भाई, मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। कल रात मेरे नौकर रामू को अचानक मृत्यु हो गई है। उसके स्थान पर मुझे कोई नौकर चाहिए। क्या तुम इस कार्य में मेरी मदद कर सकते हो? मैं इस कार्य में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारी नज़र में कोई ईमानदार आदमी हो तो कृपा करके मुझे बता दो। मैं उस अपने जहाज पर रखवाली के लिए रखना चाहता हूँ। भाई, मेरी नज़र में ऐसा कोई आदमी। तभी केशव की दृष्टि दिलचैन पर पड़ी। उसने धोबिन से पूछा, क्या यह तुम्हारा लड़का है? हाँ। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम्हारे लड़के को अपने जहाज पर नौकरी रख लूँ क्या? हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे लड़के के वेतन में 5 स्वर्ण मुद्राएं मासिक दिया करूँगा। 5 स्वर्ण मुद्राएं? अगर तुम्हारे लड़के ने मन लगा कर कार्य किया तो मैं इसे वेतन में बढ़ोतरी कर सकता हूँ। अच्छा। धोबिन अभी चुपचाप खड़ी दोनों की वार्तालाप सुन रही थी कि अपने पति को अचानक लालच में आती देख, मैं अपने बेटे को अपनी नज़रों से दूर नहीं कर सकती। हमें उससे कोई नौकरी नहीं करनी। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा था। 5 स्वर्ण मुद्राएं एक मास में कमा कर तुम्हारा बेटा घर का खर्च में हाथ बटा सकता है। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कहो, हमें तुम्हारी बात मंजूर नहीं है। जैसी आपकी मर्जी, कहकर केशव पलटा और जहाज की ओर जाने लगा। तभी, रुकिए श्रीमान। केशव की आवाज़ सुनकर रुक गया। मैं आपके लिए नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी रहेगा। हम दोनों आज एक साथ दूसरे से एक साथ रहते हैं। यह तो और भी अच्छी बात है। मैं तुम दोनों भाइयों को 3 मुद्राएं मासिक दूंगा। तेरे भाई को भी 3 मुद्राएं मासिक दूंगा। तब मुझे अपनी नौकरी मंजूर है। बेटा, यह क्या कह रहे हो? क्या तुम हमें छोड़ दोगे? माँ, तुम इस तरह कैसी बातें कर रही हो? हमें आपको कैसे छोड़ सकते हैं? जरा सोचो, हम दोनों भाई भाई हर मास 8 स्वर्ण मुद्राएं कमा कर लाएंगे और हमारे घर की गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। और तब आपको पिताजी को कपड़े धोने की कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ेगा। और माँ, मुझे नौकरी करने दो, मुझे मत रोको। ठीक है बेटा, तुमने यही फैसला कर लिया तो मैं क्या कह सकती हूँ। श्याम हो चुकी था। धोबिन को गधे को कपड़े ला दे और दोनों बच्चों से विदा लेकर वहाँ से चल पड़े। तब, चलो तुम दोनों को कार्य समझा दूँ, चलिए। केशव दोनों को लेकर जहाज पर पहुंचा। इस कमरे में एक पागल स्त्री रहती है, तुम्हें इस स्त्री की चौकीदारी करनी है। ठीक है स्वामी। और आज हम यहाँ रुक कर विश्राम करेंगे, कल दोपहर के बाद यात्रा पर निकलेंगे। इतना कहकर केशव कमरे की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद, भैया मुझे यह आदमी क्या बातें रहस्य भरी मालूम पड़ती है। पागल स्त्री की चौकीदारी करने के लिए हमें हमें न जाने क्यों नौकरी पर रखा है। हमें इस हमें इस बात से क्या लेना? हमें तो इसकी नौकरी करनी है। तब धीरसेन ने वीरसेन के कमरे के बाहर बैठकर पहरा देने लगी और आधी रात को इधर रात गिराई। भैया, मुझे नींद आ रही है। वीरसेन, हमें जाग कर पहरा देना है, तुम सो सकते हो। भैया, तब आप ऐसा करो कि मुझे कोई कहानी सुनाओ। कहानी सुनते सुनते मुझे नींद नहीं आएगी और मैं जागता रहूँगा। ठीक है। धीरसेन ने कहानी सुनाई। पर बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था।
वह हमेशा सच बोला करता था, हमेशा जिस किसी को एक बार वचन दे देता उसे अवश्य पूरा करता। एक दिन उसके राज्य में 10 वर्ष के लिए दूसरे राजा राजा को दान देने के लिए कहा। भैया, यह तो हमारी बीती कहानी सुना रहे हो, कोई और कहानी सुनाओ ना। वीरसेन, तुम्हें अपनी आपत्ति कहानी के अलावा और कहानी नहीं आती? तुम कहो तो सुनाऊंगा, नहीं तो कहो तो न सुनाऊं। ठीक है भैया, समय काटने के लिए तुम आपत्ति सुनाओ। कमरे के अंदर बैठी दुर्गा जाग रही थी। उन्हें दिलशन की कहानी सुनी। वह चौंक पड़ी। ये दोनों लड़के कौन है? ये तो मेरी कहानी सुना रही हैं। कहीं ये दोनों मेरे बेटे तो नहीं? और दिलशन वीरसेन से कह रहा था। तब राजा ने अपने राजा 10 वर्ष के लिए दूसरे राजा को सौंपकर अपने परिवार के साथ अपने देश से चल दिया। दूसरे राज्य में जाकर वह अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ सराय की नौकरी करने लगा। दूसरे एक दिन उस सराय में एक व्यापारी आकर ठहरा। वह बुरी दृष्टि राजा की पत्नी पर पड़ गई। सराय के मालिक ने साथ मिलकर उसके रानी का अपहरण कर लिया। वीरसेन, यह कहानी को सुनते हुए आज मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। पता नहीं वह दुष्ट व्यापारी की कैद में किस प्रकार रह रही होगी। पता नहीं अब तक इस दुनिया में रही है भी या नहीं। ऐसा ना कहो भैया, हमारी माँ अवश्य जीवित होगी, एक बार एक दिन अवश्य मिलेगी। उसकी कहानी सुनकर दुर्गा का बुरा हाल था। वाह मेरे बेटे, मुझे कमरे के बाहर है, इन्हें मिलना तो होगा। इतना सुनकर वह उठी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। दुर्गा दुर्गा यह क्या व्यर्थ अनर्थ करने जा रही है तू? अगर केशव को पता चल गया कि मेरे पुत्र हैं तो इन्हें मार दे देगा। तुम कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोते हुए दुर्गा ने दृष्टि कमरे के कोने में पड़ी जेवरों पर पड़ी। वही जेवर थे जिन्हें पिछले वर्ष केशव उसके लिए लाया था। वह क्रोध में भरकर उसे एक कोने में फेंकती रहती थी। मुझे इन जेवरों को छिपा देना चाहिए। इनकी चोरी अपने पुत्रों का नाम लगा देना चाहिए। यह सोचकर वह जेवरों को छिपा दिया और वीर सेन पहरा देते रहे। और सारी रात बीत गई। सुबह होने पर केशव उनके पास आया। सब ठीक है ना? हाँ मालिक। आप आप कह रहे थे कि आज दोपहरी को यहाँ से आगे चलेंगे पड़ेंगे। यदि आप आज्ञा दे तो पहले हम अपने भाई माई माता पिता से मिलाएं, फिर न जाने कब उनसे मिलना हो। ठीक है, तुम दोनों अभी अपने घर चले जाओ और अपने माता पिता से मिलकर सीधी वापस लौट आओ। ठीक है मालिक, हम ऐसा ही करेंगे। जाने से पहले अपने घर का पता बताते जाओ, ताकि यदि तुम्हें आने में विलम्ब हो जाए तो मैं किसी को द्वारा सूचना भिजवा कर तुम्हें बुला सकूं। तब दिलशन ने अपने घर का पता बता दिया और उनसे आज्ञा लेकर अपने भाई के साथ चल पड़ा। और उसके जाने के बाद केशव दुर्गा के कमरे में दरवाजा खोला और अंदर पहुंचा। यह क्या हुआ दुर्गा, तुम रो रही हो? वो यह सुनकर दुर्गा और जोर से रोने लगी। दुर्गा, रो मत, मुझे बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? दुर्गा ने रोते रोते, तुमने कल जो नए लड़के को नौकरी पर रखे थे वे चोर थे। वे हमारे कमरे में पड़े तुम्हारे सारे जेवर चुरा कर ले गए। क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। उन्हें जाकर जल्दी से पकड़ो वरना तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। तुम ठीक कह रही हो दुर्गा, उन्हें जाकर पकड़ता हूँ। केशव ने जल्दी दुर्गा के हाथ पैर बांध दिए। जब तक मैं नहीं वापस लौटता तुम इसी अवस्था में पड़ी रहना। मैं भला कहाँ भाग कर जाऊंगी। और उधर धीरसेन और वीरसेन अपने घर पहुंचे। बेटा, तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या नौकरी छोड़ाए? माँ, आज दोपहर तक हमारा यात्रा पर आगे नहीं जा रहा, इसलिए तुम दोनों से आपसे आशीर्वाद लेने आई हैं। वो यह बात है। चलो हाथ मुँह धो लो, खाना। ठीक है माँ। और दिलशन वीरशन हाथ मुँह धोकर खाना खाने बैठ गए। जब वे खाना खा रहे थे, क्रोध से भरे केशव ने वहां प्रवेश किया। दुष्टों, मेरे चोरों, मेरे राज्य में चोरी करने यहाँ आराम से खाना खा रहे हो? यह तुम क्या बक रहे हो? तुम मेरे बारे में बेटे को चोर कह रहे हो? ये दोनों मेरी पत्नी के सारे जेवर चुरा कर ले आए। तुम झूठ बोल रहे हो, हमने कोई चोरी नहीं की है। जल्दी
जल्दी से बता दो कि जेवर कहाँ है, वरना तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डलवा दूंगा। जब हमने कोई चोरी नहीं की तो हमें क्या पता तुम्हारे जेवर कहाँ है। यह सुनकर केशव ने उनको गालियाँ बकने लगा। शोर सुनकर धोबी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई और सारी बात एक बूढ़े आदमी ने केशव से कहा, तुम्हें अपनी फरियाद लेकर राजा कमलकांत के दरबार में जाना चाहिए। वह दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे यहाँ के राजा के पास जाना होगा। और केशव तुरंत ही राजा कमलकांत के दरबार में पहुंचा। महाराज भाई हो, मेरा न्याय कीजिए। आपके राज्य में मुझे चोरों ने लूटा है। हमें पूरी बात बताओ, हम तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। राजा, मैं एक व्यापारी हूँ और नगर नगर घूमकर व्यापार करता हूँ। कल रात अपने जहाज पर आपके राज्य के निवासी कल्लू धोबी के 2 पुत्रों को नौकर रख लिया। रात भर जहाज पर पहरा देने के बाद दोनों भाई सुबह अपने घर लौट आए। उसके बाद मेरी पत्नी मुझे बताया कि वे गहने लूट कर ले गई। और महाराज, आप उन दोनों भाइयों को मेरी पत्नी के जेवर दिलवा दीजिए। केशव की बात सुनकर कमलकांत ने एक सैनिक को आज्ञा दी, तुरंत तुम तुरंत ही कल्लू धोबी के घर जाओ और दोनों पुत्रों को पकड़कर दरबार में ले आओ। जो आज्ञा महाराज, कहकर सैनिक दरबार से निकल गया और धोबी के घर ही पहुंचा। महाराज, कमलकांत ने तुम्हारे पुत्रों को दरबार में बुलाया है। उन दोनों पर चोरी का इल्जाम है। हाय, अब क्या होगा महाराज। धीरसेन धीरसेन और वीरसेन को अवश्य सजा देंगे। धोबी ने अपना सिर थाम कर बैठ गया और उसकी यह दशा देख, पिताजी घबराइए नहीं, जब हम चोरी नहीं की तो डर का एक कैसा। धीरसेन ने समझाते धोबी को हिम्मत बंदी और धीरसेन वीरसेन के साथ लेकर सैनिक दरबार में पहुंचा। धोबी भी उसके पीछे पीछे दरबार में चला आया था। तुम दोनों कल्लू धोबी के पुत्र हो? जी महाराज। व्यापारी केशव ने तुम दोनों पर आरोप लगाया कि तुम उसके जेवर चुराई है। क्या यह सच है? यह झूठ है। हमने चोरी नहीं की। महाराज, यह लड़का झूठ बोल रहा है। चोरी इन दोनों ने की है। मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलती। तब कमलकांत ने असमझ में पड़ गया। बड़ा विचित्र मामला है। केशव कह रहा है कि चोरी दो चोरी धीरसेन और वीरसेन ने की है और धीरसेन और वीरसेन साफ मना कर रहे हैं चोरी उन्होंने नहीं की। अतः कुछ देर सोचकर राजा कमलकांत ने केशव से कहा, चूंकि गहने तुम्हारी पत्नी के चोरी हुए हैं, इसलिए तुम्हें गहने चोरी हो जाने की सूचना दी है। इसलिए हमारा आदेश है, तुम अपनी पत्नी को राज दरबार में पेश किया जाओ। कमलकांत का आदेश सुनकर केशव मन ही मन घबरा गया। आह, राजा ने यह कैसा आदेश दे दिया। दुर्गा जब दरबार में आएगी तो सारी पोल खोल देगी। वह बता देगी कि यह मेरी पत्नी नहीं है। वह राजा को भी यह बता देगी कि 10 वर्ष पहले क्या क्या जुल्म करता आ रहा हूँ। और प्रगट में वह बोला, जो आज्ञा महाराज। और राजा ने सैनिक तुरंत नदी के तट पर खड़े जहाज की ओर दुर्गा को बंधन खोलकर दरबार में ले आए। महाराज, यह रही मेरी पत्नी दुर्गा। कमलकांत ने दुर्गा से पूछा, दुर्गा केशव की पत्नी और नहीं महाराज? ओ, अब मैं क्या फंस गया। केशव तो कहता है कि तुम उसकी पत्नी और तुम्हारी गहने चोरी हो गई है। सूचना केशव को दी है। हो जाने की सूचना तुमने केशव को दी। तब दुर्गा ने अपना घूंघट चेहरे से हटाया और कमलकांत की ओर देखा। कमलकांत को देखते ही एक तेज झटका लगा। तुम हमें देख कर चौंक क्यों गई हो? महाराज, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? और हमें हम तुम्हें नहीं जानते। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज दुर्गा। क्या बक रही हो? तुम जानती हो तुम किसके सामने खड़ी हो? ओ, ये स्त्री, हमारी माँ, हमारी बिछड़ी हुई माँ। उफ, यह सब क्या बक रही है? लगता है मेरी जान की खैर नहीं। र, राजा आप राजा सत्यसेन और मैं आपकी पत्नी रानी दुर्गा हूँ। तुम्हें भ्रम हुआ है। हम राजा सत्यसेन नहीं, कमलकांत है। यह झूठ है केशव। हम हमें लगता है तुम्हारी पत्नी दुर्गा पागल है। केशव राजा की बात सुनकर बचाव का रास्ता सूझ गया। वह झट से बोला, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, दुर्गा पागल
है और इसी पागल का इलाज करने के लिए दूसरे देश जा रहा था। यह घटना घट गई। हमें तुम्हारी सहानुभूति है केशव, हम तुम्हारी परेशानी को समझ रही है। महाराज, मेरे चोरी किए गए गहनों के बारे में निर्णय कर दीजिए। मुझे सिर्फ अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए यहाँ से प्रस्थान हो जाना है। केशव, चोरी का मामला काफी उलझन भरा हुआ था। हम आज इस बारे में सोच विचार करेंगे, कल मामले के बारे में फैसला सुनाएंगे। तब तक तुम्हारे हमारे अतिथि के रेमटारो तुम्हारे पागलपन पत्नी को एकांत कमरे में बंद करके ठहरा जाएगा। और इसके पश्चात कमलकांत ने सैनिकों को आज्ञा दी। सैनिकों, धीरसेन और वीरसेन को अभियुक्त है, इसलिए उन्हें बंदी बनाकर कल तक के लिए कारागार में बंद कर दो। और धीरसेन और वीरसेन को पकड़ लिया गया। और यह देखकर, हे भगवान, मैंने यह क्या सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा सत्यसेन इतने बदल जाएंगे। मुझे इन्होंने पागल घोषित कर दिया और अपने पुत्रों को कारागार में भिजवा दिया। भगवान, तूने सद्बुद्धि दे। और राजा दरबार में खड़ा धोबी धीरसेन और वीरसेन को कारागार में जाते दुखी हो उठा। मेरे बच्चों, हे भगवान, यह क्या हुआ? मेरे बच्चों को राजा कारागार में बंद करवा रहा है। अब क्या मुंह लेकर घर जाऊंगा? ओता बारी मन से धोबी अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं कल महाराज धीरसेन वीरसेन क्या सजा देंगे उन्हें। क्या पता कि धीरसेन और वीरसेन उन्हीं के पुत्र हैं। विचारों डुआ धोबी राह में भटक गया और जंगल में निकल आया। अरे, यह मैं कहाँ गया हूँ? सोच विचार में कब का रास्ता भटक गया, पता नहीं कुछ चला। धोबी वापिस लौटा। राह में एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध महात्मा बैठे हुए थे। उन्हें प्रणाम किया। क्या बात है भाई, तुम परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं महाराज? महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। हमें अपनी समस्या बताओ, हो सकता है हम तुम्हारी समस्या का निर्माण कर दें। महाराज, मेरे दो पुत्र राज किए कारागार में बंद हैं। कल राजा उसे सजा देने वाला है। इतना कहकर उन्हें सारी बात महात्मा को बताई। सारी बात जानकर वो, यह बात है, दुखी मत हो महात्मा। राज महाराज कि राजा कमलकांत को अपने पुत्र और पत्नी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है वह भला किसी मामले में उचित फैसला कैसे कर सकता है? यह सुनकर महात्मा सोच में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने नेत्र खोले और कमलकांत को समर्थी विनाशक रोशन फैलाने के समर्थी छिन गई है और इसलिए उनकी पूर्व पत्नी और बच्चों को नहीं पहचान पा रहे। महाराज, यह तो आपने नई बात बताई है। जब तक राजा कमलकांत को समर्थी वापस नहीं आएगी तब तक वो अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं पहचानेंगे। इसलिए सर्वप्रथम समर्थी को वापस लौटाना अत्यंत आवश्यक है। उसकी समर्थी वापस कैसे आ सकती है महाराज? यदि तुम कस्तूरी मृग से कस्तूरी को कमलकांत के शरीर पे स्पर्श करा दो तो उसकी समर्थी वापस आ सकती है। पर कस्तूरी का प्रभाव होता होना तो बड़ा ही असंभव कार्य है। कस्तूरी बहुत दुर्लभ वस्तु है महाराज। एक कस्तूरी मेरे घर पर रखी हुई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। कल जब रात दरबार में जाओ तो कस्तूरी साथ ले जाना और जैसे भी हो उन्हें कमलकांत के शरीर पर स्पर्श करा देना, उसकी समर्थी वापस आ जाएगी। महाराज, आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। अब आप धन्य हैं। महाराज ने शीश नवाकर धोबी को वहां चल पड़ा। उधर कारागार में वीरसेन हमारी सारी रात जाकर किस महिला को पहरा दिया था वह हमारी बिछड़ी हुई माँ थी। और यह दुष्ट केशव वही है जो हमारी माँ का अपहरण करके ले गया था। ओ भैया, यह तो बड़ी बड़ी मला है कि हम जानते हैं कि हमारे असली पिता कौन है। और लेकिन फिर भी उनको अपना नहीं कह सकते। पता नहीं कल हमें क्या सजा मिलेगी। मैं तो कल दरबार में जाऊंगा तो दौड़कर माँ के सीने से लग जाऊंगा, बाद में चाहे कुछ हो जाए। उधर महारानी तारामती अपने कक्ष में जिसे दुर्गा बंद था। आप कौन है? मैं राजा कमलकांत की पत्नी तारामती हूँ। ओह, तो यह मेरी सोच है। कहिए, आप कैसे आई? बहन, आपकी यह बात सुनकर मैं संबंध में पड़ गई हूँ कि आप राजा कमलकांत की पत्नी हैं। मैंने यह कब कहा कि मैं राजा कमलकांत की पत्नी हूँ? मैंने
तुम्हारे पति कमलकांत बहुत ही धूर्त आदमी है। वह असल में राजा सत्यसेन है और मैं उसी के राजा सत्यसेन की पत्नी हूँ। आज उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कल तुम्हें भी पहचानने से इनकार कर सकते हैं। यह तुम ऐसा वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं प्रत्यक्ष में तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, फिर तुम्हें इस बारे में संशय है? नहीं बहन, ऐसा नहीं है। मैं तो वर्षों से मेरे ब्याह के पश्चात दो लड़के दरबार में आए थे। उन्होंने राजा कमलकांत को अपना पिता कहा, पर उन्हें कमलकांत ने उन्हें पहचाना नहीं, इनकार कर दिया। तब मैं सोचती थी कि वे दोनों लड़के सच ही कह रहे थे। वे दोनों मेरे पुत्र हैं, धीरसेन और वीरसेन रहे होंगे। चोरी के इल्जाम में आज उन दोनों को राजा कमलकांत के कारागार में बंद कर दिया है। वे मेरे पुत्र धीरसेन और वीरसेन है। ओह बहन, तुम्हें तो बहन, तुम्हारे साथ तुम्हारे पुत्रों के साथ बहुत दुखद घटना घटी। मुझे तुम्हारे से पूरी सहानुभूति है बहन। अब तक मैं आपके इस आस में जीवित थी कि मुझे अपने पति से मुलाकात होगी। अब उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तब मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगने लग रहा है। बहन ऐसा मत सोचो, एक न एक दिन तो महाराज कमलकांत को सद्बुद्धि आएगी और वह आपको और बच्चों को अपना लेंगे। बहन झूठी तसल्ली देकर मुझे बहलाना चाहती हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन तारावती ने उसे कुछ देर तक समझाती रही, फिर वहां से चली गई। दूसरे दिन दरबार में धीरसेन और वीरसेन, तुम आपस में सफाई में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, हम यही कहना चाहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हम निर्दोष है। नहीं महाराज, चोरी इन इन दोनों ने की है, झूठ बोल रहे हैं। केशव की बात सुनकर दुर्गा ने चिल्लाकर कहा, महाराज, इन दोनों लड़कों ने चोरी नहीं की है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। भला कोई माँ अपने पुत्रों पर चोरी का इल्जाम लगा सकती है? ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं? हाँ। तुमने कल तो यह बात हमसे नहीं बताई थी। महाराज, कल आपके देख कर चौंक गई थी और आपको अपने पति समझ बैठी थी, इसलिए उलझन में फंस कर मुझे यह ख्याल ही नहीं आया कि आपको यह बात बता देनी चाहिए कि धीरसेन और ऋषेन चोर न होकर मेरे पुत्र हैं। ओह, यह बात यह बात थी तो तुमने इन दोनों पर चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? महाराज, ऐसा करके मैंने इस दुष्ट केशव के जाल से निकल सकी। यह दुष्ट मेरा पति नहीं है। वर्षों पूर्व इसने सराय में मेरा अपहरण कर लिया था। अच्छा महाराज, धीरसेन और वीरसेन को न मिलकर केशव से मिलना चाहिए। इन्हें हंसते खेलते परिवार को छीन भिन कर रख दिया। तब दुर्गा सेन कमल सेन को अपने दुख भरी कहानी सुनाई। हमें विस्तार से पूर्ण कहानी बताओ। सारी बात जानकर हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं, दोषी धीरसेन और वीरसेन नहीं बल्कि दोषी केशव है। इसे प्राण दंड की सजा देते हैं। महाराज, मुझ पर दया करो, मुझे प्राण दंड न दीजिए। और केशव के जाने के बाद धीरसेन और वीरसेन भागकर अपनी माँ के सीने से लगी। आह माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी छाती से लगने के बाद वर्षों तरस रही है मेरे बच्चों। और कमलकांत ने एक न सुनी और आदेश भी बंदी पर न ले गए। हमें खुशी है कि तुम केशव के चुंगल से छूटकर अपने बिछड़े बच्चों से मिल गई। तभी धोबी दौड़ता हुआ रहा कमलकांत के पास पहुंचा और कस्तूरी निकालकर उसके शरीर पर स्पर्श करा दी। अरे, यह मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? अगले ही पल कमलकांत मूर्छित होकर सिंहासन पर गिर पड़े। यह देख दरबार में उपस्थित लोग चिल्लाने लगे, यह धोबी हत्यारा है, इसने महाराज की हत्या कर दी। इस धोबी को मौत की घाट उतार देना चाहिए। पकड़ लो इसे धोबी को। इससे पहले की क्रोध में लोग धोबी पर हमला करते कमलकांत को हंसा गया। आह आह, यह जगह पर कैसे आ पहुंचा? आह, मेरे बच्चे कहाँ हैं? लगता है महाराज की स्मृति आ गई। और जैसे ही कमलकांत की दृष्टि दुर्गा पर पड़ी, दुर्गा, तुम कलूटा, मेरे सामने आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। चले चलो, आपको याद तो आया, मेरा नाम दुर्गा है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। मुझे उल्टा कैसे कह सकते हो? मेरा अपराध तो बताओ। मेरा जब मैं सराय से वापस लौटा, तुम सराय के मालिक
ने बताया तुम केशव नाम के व्यापारी के साथ अपनी मर्जी से भाग गई है। झूठ है, केशव ने मेरा अपहरण किया था। क्या तुम ऐसा कोई गवाह ला सकती हो जो तुम्हारी बात की पुष्टि कर दे? अगर तुम ऐसा कर सकती हो तुम्हारी बात पर विश्वास करूं। गवाह मैं हूं महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि केशव इन्हें उठाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। ओह, यह युवक की शक्ल तो मेरे पुत्र धीरसेन से काफी मिलती जुलती है। उस समय तुम सराय में क्या कर रहे थे? मैं दुर्गा देवी का बड़ा पुत्र धीरसेन हूँ, जिसे केशव केशव मेरी माँ को उठा कर ले जा रहा था, तो मैंने विरोध किया। परिणाम स्वरूप केशव ने मुझे घायल करके वहां से भाग गया। आपको शायद याद है कि आप सराय में वापस लौटते ही मैं घायल मिला था। उससे मेरी याददाश्त चली गई थी। जी महाराज, मेरे पास खड़ा वीरसेन दूसरा पुत्र है। तुम मेरे पुत्र हो धीरसेन? आह मेरे भगवान, मुझे मेरे परिवार ने कैसा अनोखा मिलन कराया है। मैं तेरा ऋणी हूँ। कमलकांता ने प्रशंसा धीरसेन और वीरसेन को अपनी छाती से लगा लिया। मुझे क्षमा कर दो मेरे बच्चों, मुझे याददाश्त भूल जाने के कारण मैं पहचान ना सका। और कृष्णकांत अपनी रानी दुर्गा और पुत्रों के बराबर में स्थान दिया। उसके बाद हम कल ही कपिल वस्तु से के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज? वर्तमान में आप सुजानगढ़ के राजा हैं। आप यह आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? तब महामंत्री सत्यसेन को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। इस प्रकार महाराज आपको सुजानगढ़ का नया राजा बनाने से पहले समृद्धि विनाश कर सोमरस पिलाकर आपकी पिछली समृद्धि समाप्त कर दिया था। ओह, हमारे जीवन में ऐसी विचित्र घटनाएं घटी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा पिछड़ा समस्त परिवार सब एक जगह एकत्रित हो गया। दूसरे दिन जब राजा सत्यसेन के रथ में बिठाकर कपिल वस्तु जाने लगे, महारानी तारा, हम चाहते हैं कि तुम वह युवराज भी हमारे साथ चलो। आपकी आज्ञा शिरोध रहे हैं महाराज। तब तारा भी युवराज गिरजा कांत के लेकर रथ में बैठ गई और कपिल वस्तु जा पहुंचे। राजन, आपने सचमुच सिद्ध कर दिया कि आप शील और आचरण में आप मुझसे श्रेष्ठ है। आप जैसा राजा संसार में कोई नहीं है। अब आप अपना राज्य संभालिए और मुझे अपने राज्य जाने की आज्ञा दीजिए। इस इस तरह राजा सत्यसेन को कपिल वस्तु को अपना राज्य सौंप कर जवारा सिंह अपने राज्य में वापस लौट गया। राजा सत्यसेन युवराज धीरसेन और कपिल वस्तु का नया राजा घोषित कर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्रों के साथ सुजानगढ़ वापस लौट आए। समाप्त दोस्तों।